नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार रिकॉर्ड हाई पर सोने चांदी कारोबार कर रहा है। कहां जाकर थमेगी ये रैली? करना क्या है ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को? क्या रणनीति यहां से होनी चाहिए? फिजिकल मार्केट में क्या एक्शन है? बजट को लेकर इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट कर रही है? हर पर्सपेक्टिव से करेंगे बातचीत सोने और चांदी को लेकर। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन के साथ करार हुआ है, जो बड़ी मेगा डील हुई है, उससे एग्री एक्सपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कितना इजाफा हम यहां से होते हुए देखेंगे, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है यूनिक चेन्स एंड ज्वेल्स के डायरेक्टर संयम मेहरा, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के एवीपी वंदना भारती, और ब्रेक के बाद यू के साथ हुए करार पर बातचीत करने के लिए फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और अगर भाव देखें इस समय इंटरनेशनल मार्केट्स में या फिर घरेलू बाजार में, तो तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। घरेलू बाजार में 3% ऊपर प्राइसेस 1,60,000 के ऊपर भाव कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चांदी की बात करें तो यहाँ भी 4 लाख की दहलीज पर चांदी पहुंचते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि 3,83,000 का भाव देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में सोना $5200 के पार और चांदी इंटरनेशनल मार्केट्स में $115 के पार कारोबार कर रही है। क्या जबरदस्त तेजी इस पूरी ही जनवरी में देखने को मिली है, जहां एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ठहराव आते हुए दिखाई देगा। अब जो ये टैरिफ को लेकर जो समीकरण जो बन रहे हैं यूरोप में, यूएस में, जो यूएस ईरान के बीच की टेंशन है, या फिर जो भी हालात जो पॉलिटिकल फ्रंट पे बने हुए हैं, ये मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इन दोनों कमोडिटीज को सपोर्ट करने में। इसके अलावा इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट तो बना हुआ है ही चांदी के लिए। मल्टीपल और फैक्टर्स जो इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां से आगे की चाल कैसी रहेगी, करना क्या है आपको, इस पर बातचीत करते हैं। संयम, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए भाव को लेकर क्या व्यू है आपका? नमस्ते जी। मुझे लगता है कि भाव जैसे 1,62,340 रुपए पे एमसीएक्स के ऊपर है। मार्केट के अंदर भी भाव 168 के आसपास विद जीएसटी चल रहा है। मुझे लग रहा है अभी भी सोने के अंदर और चांदी के अंदर स्टीम है, और आने वाले समय के अंदर जो 3 महीने के अंदर मैं तो देख रहा हूँ, या उससे पहले भी जो सोना है वो 2 लाख करीब जा सकता है, और चांदी भी जो है वो 4.5 लाख के करीब जा सकती है। इसके अंदर ईरान यूएस की जो टेंशन है, जो वॉर लूमिंग है, जो टैरिफ वॉर्स है हर किसी कंट्री के साथ, यूएस डॉलर की जो वीकनेस है मार्केट के अंदर, जैसे सेंट्रल बैंक की बाइंग चल रही है, जैसे जो बॉन्ड यील्ड है जो यूएस की, वो सब डंप करते हुए गोल्ड के अंदर बैंक्स और कंट्री जितनी है, सेंट्रल बैंक से कंट्रीज है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है गोल्ड के अंदर अभी भी तेजी बरकरार रहेगी, और जो डॉलर फॉर्मेट के अंदर 5,900 से 6,200 डॉलर के अंदर सोना देखने को मिल सकता है आने वाले समय के अंदर। और जो जितना भी बाइंग करेंगे, जितना भी इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर करेंगे, पिछले साल 65% के ऊपर के रिटर्न्स गोल्ड के अंदर मिले थे। ये साल भी मुझे लगता है 25 से 30% मिनिमम रिटर्न्स गोल्ड के अंदर मिलेंगे, या ज्यादा भी मिल सकते हैं। और मैं दोनों के अंदर, सोने और चांदी के अंदर, पॉजिटिव। ओके, तो यानी 4.5 लाख चांदी की आप बात कर रहे हैं और 2 लाख के पास सोना आप देख रहे हैं। तो यानी दो चीजें संयम यहाँ पर आपसे प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से और समझना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि मौजूदा स्तरों पर एंट्री लेने का कितना कंफर्ट है दोनों में, फिर सोने की बात हो, चांदी की बात हो, ज्यादा भरोसा किस पर दिखाई दे रहा है? क्योंकि चांदी का यूजुअल रन अप जिस तरीके से रहा है, आमतौर पे माना यही जाता है कि यहाँ पर करेक्शन भी इतने शार्प हो सकते हैं, थोड़ा सा कॉशियस रहे, गोल्ड शायद ज्यादा बेटर ऑप्शन है। आप भी सिमिलर व्यू के साथ जाएंगे? देखिए, चांदी आप देखेंगे कभी भी उथल-पुथल चांदी के अंदर ज़्यादा होती है, और रिस्क टेकिंग जिसकी कैपेसिटी होती है, उसको चांदी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन चांदी की जो तेज़ी हमने देखी है वो काफ़ी आ चुकी है। अभी गोल्ड का टाइम है जो उसको वापस उसको टच अप करे। तो मुझे लगता है कि अगर सोना जैसे 2 लाख करीब जाएगा, फिर अप्रैल, मई, जून के आसपास एक बार 1,60,000 1,65,000 जो अभी के भाव है उसके व्यू वापस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म करनी है, तो सोने के अंदर मैं उसके अंदर ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। अगर 10-15% आने वाले 3-4 महीने के बाद भी नीचे आएगा, तो उसके बाद आने वाले कुछ महीनों के बाद वो वापस उस लेवल्स पे आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी अगर सोना बाय करते हैं 162, 360 पे, तो 164, 164, 500 की सोच बना सकते हैं, और 161, 500 के आसपास का स्टॉप लॉस अगर जिसको सौदा करना है अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, वो सोच से चल सकता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट गोल्ड बार्स कॉइन्स के अंदर करके रख रहा है, मुझे लगता नहीं है उसको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत है। ये भाव के अंदर भी लेगा तो भी उसको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे।
अच्छा, इस इन स्तरों पर निवेश किस तरीके का आप देख रहे हैं? फ्लोस किस तरीके के एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर हम गोल्ड की प्योरली बात करें तो अच्छा, डॉइचे बैंक की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि 2026 में $6000 का भाव देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट अभी भी नॉन डॉलर जो टैंजिबल एसेट्स है वहां पर बना हुआ है। आप भी एग्री करते हैं इस व्यू के साथ जो डॉइचे बैंक का कहना है? प्लस जो फ्लोज हैं इस समय वो कैसे एंटिसिपेट किए जा रहे हैं? देखिए, सोने की बाइंग तो फिजिकल काफी अच्छी हो रही है। जिसको इन्वेस्टमेंट नहीं, अगर फिजिकल नहीं चाहिए तो वो ईटीएफ के अंदर बाइंग कर रहे हैं। उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि जो 6000 या 5900 से लेके 6200 का सोच डॉलर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आएगा, और इंटरनेशनल सर्टेनिटी को देखते हुए जो गोल्ड रेट्स है वो बिल्कुल परफेक्ट है। यही रेट्स के अंदर मानसिकता है, और मुझे लगता है कि कोई भी दूसरा कमोडिटी, दूसरे इक्विटी मार्केट्स के अंदर या दूसरे मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करे तो गोल्ड को नो ब्रेनर मानते हुए मुझे लगता है कि अगर उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए तो बराबर और सेफ्टी के साथ बराबर तरीके से रिपोर्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है एक इन्वेस्टर को। तो आने वाले समय के अंदर बिल्कुल सही है, गोल्ड में कंटिन्यूअसली सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते रहें और अपने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते हुए देखें। जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं 2028 तक, जब तक ट्रम्प है यूएस के अंदर, तब तक कम होती हुई नहीं दिखती हैं। जो इकोनॉमिक टैरिफ वॉर्स है वो भी कम होती नहीं दिखती हैं। तो मुझे लगता है 2028 तक सोना सेफ जोन के अंदर है और धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। इनफैक्ट जो आखिर में सही हमने बात कही वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब तक ट्रम्प है तब तक शायद सोने चांदी के ही दिन रहने वाले हैं। और हम देख भी रहे हैं, आप ट्रम्प के पावर में आने के बाद इक्विटीज वर्सेस बुलियंस का हाल देखेंगे तो क्लियरली इस बात को समझ पाएंगे। अच्छा संयम, अब बजट क्योंकि बहुत नज़दीक है और कंसीडरिंग प्राइसेस रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस बजट से गोल्ड सिल्वर पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपकी विश लिस्ट क्या है? देखिए, एज अ पास्ट चेयरमैन ऑफ जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल हमने कुछ रिकमेंडेशंस मिनिस्ट्री में भेजे हैं। उसको मैं आपको नरेट कर देता हूँ अभी, कि आज तो पहले कोई भी नोडल ऑफिसर जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए नहीं है। तो हमने लिखा है कि नोडल ऑफिसर चाहिए जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। जितने भी एनआरआई एंड टूरिस्ट इंडिया के अंदर ज्वेलरी खरीदने आते हैं, जो उनके ऊपर 3% जीएसटी और 6% कस्टम्स लगता है, उसको भी हमारी सोच है कि एयरपोर्ट के ऊपर उसको भी रिफंड कर दिया जाए, अगर वो इंटरनेशनल कोई बायर इंडिया में आके बाय करके वापस ज्वेलरी बाहर लेके जा रहा हो। जो ड्यूटी 6% है, कस्टम ड्यूटी, काफी मार्केट के अंदर न्यूज आ रही है कि ड्यूटी बढ़ सकती है। मुझे और यूजीसी को मुझे नहीं लगता है कि ऐसा की ड्यूटी बढ़ेगी। हमारी ये सोच है कि ड्यूटी 2% घटनी चाहिए। जो आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में दुबई के अंदर भी 5% वैट है, तो हमारा 6% प्लस 3% करके 9% तक इंडियन बायर को लगता है गोल्ड के ऊपर कस्टम ड्यूटी और जीएसटी। तो मुझे लगता है कि 6% से 2% अगर कम किया जाए तो इंटरनेशनली जो घूमने जाते हैं ट्रैवलर्स, टूरिस्ट, वो वहां से कुछ छोटी-बड़ी ज्वेलरी खरीद के इंडिया में ना आए, और इंडियन ज्वेलरी और इंडियन कारीगरों को ही उससे सपोर्ट मिलेगा। गोल्ड के ऊपर और ज्वेलरी के ऊपर ईएमआई अभी तक शुरू नहीं की गई है। तो हमारी ये सोच बनी है कि हमने लिखा है कि ईएमआई ज्वेलरी के ऊपर चालू कर दी जाए। जो आप कोई गाड़ी लेने जाओ, घर लेने जाओ, सबके ऊपर ईएमआई उपलब्ध है, लेकिन ज्वेलरी के ऊपर ईएमआई नहीं है। कैपिटल गेन टैक्स, आज अगर ज्वेलर्स हैं, ज्वेलरी अगर बिकती नहीं है, आज अगर 80,000 रुपए का भाव था पिछले साल, 1,80,000 70,000 का भाव अगर आज आ गया है, तो मुझे लगता है कि 90,000 रुपए के ऊपर, बहुत बड़ा वैल्यू के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स एक ज्वेलर को लगता है। अपना सोना, अपनी मूड़ी बेच के उसे टैक्स गवर्नमेंट को भरना है। तो हमारी सोच है कि ये कुछ डेफर किया जाए साल से 2 साल के करीब, ताकि एक ज्वेलर को ब्रीदिंग स्पेस मिले। जीएसटी कभी भी बजट का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन हमने फिर भी उसके बारे में लिख के भेजा है मिनिस्ट्री के अंदर कि 3% जो जेम एंड ज्वेलरी के ऊपर जीएसटी लगाई है उसको 1.25% की जाए या 1.5% की जाए, क्योंकि पहले 30,000 40,000 के जब रेट्स थे उसके ऊपर जो वैल्यू थी उससे कहीं कम है, और उससे ज्वेलर्स को भी एक बूस्ट मिलेगा, और जो साइमल्टेनियसली अलग मार्केट्स में काम करते हैं उनको भी बूस्ट मिलेगा। कस्टम ड्यूटी कम करने से ये फायदा हुआ है, लास्ट टाइम 812 टन का इंपोर्ट हुआ था 2 साल पहले, और इस साल सिर्फ 623 टन का इंपोर्ट हुआ है। तो ये गवर्नमेंट को बताना, हमने लिखा है कि अगर ड्यूटी कम भी कर दी जाए, कस्टम ड्यूटी, तो भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। जितना लोगों के पास है फंड उतना ही लोग काम करते हैं। एक और बात है, रेगुलराइजेशन ऑफ डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड जो पहले हर ज्वेलर 100 मिली, 200 मिली, 1 ग्राम एक यंगस्टर, एक मिलेनियल को देता था, अभी वो गवर्नमेंट ने, सेबी ने डीरेगुलेट करके, या उसके ऊपर थोड़ी नेगेटिविटी आई है, तो उसको रेगुलेट कैसे कर सकते हैं ताकि डिजिटल गोल्ड भी आने वाले समय के अंदर एंड यूथ और मिलेनियल्स बाय कर सकें।
तो ये सब हमारी मांग है और मुझे लगता है कि कस्टम ड्यूटी के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव है कि कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर धीरे-धीरे कस्टम ड्यूटी घटेगी। इनफैक्ट जो आपने विश लिस्ट बताई सभी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ईएमआई वाला जो डिमांड है वो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा। और वैसे भी जब 2 लाख का सोना होने वाला हो तो फिर तो ईएमआई पर ही खरीदा जाएगा, क्योंकि इस भाव में तो 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक 150 सीसी की बाइक आ जाती है जो कि ईएमआई पर मिलती है। इनफैक्ट उसके बावजूद भी पैसे बच जाएंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही। अच्छा सही है, एक चीज और, पहले जो 2 लाख की लिमिट थी इसको बढ़ाने की कितनी नीड है या कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जब ये 2 लाख की लिमिट रखी गई थी तब सोने का भाव कुछ और था, अब कुछ और है। तो इसको इंक्रीज करने को लेकर आपका व्यू क्या है? दीपाली जी, लास्ट टाइम हमने 2 साल पहले, 1 साल पहले भी और 2 साल से हम जनरली मिनिस्ट्री को लेकर रहे हैं कि 2 लाख की लिमिट को 5 लाख किया जाए। लेकिन हमको हमेशा एक ही रिस्पॉन्स आता है कि कुछ भी बात कर लो, लेकिन पैन कार्ड की जो लिमिट है उसके ऊपर बात नहीं हो सकती है। 2 लाख की लिमिट घटा सकते हैं, बढ़ाने के अंतर नहीं। इसलिए इस बार जो बजट रिकमेंडेशंस हमने दी है, उसके अंदर हमने पैन कार्ड की लिमिट के ऊपर ज़्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट चाह रही है कि कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर ले आए पूरे कंट्री को। काफ़ी रिप्रेजेंटेशन इसके ऊपर मिनिस्ट्री में की गई है पैन कार्ड के ऊपर, लेकिन इसके अंदर हमको कोई पॉजिटिव नहीं दिखी बात जाते हुए, इसलिए हमने इस बार इसके अंदर नहीं डाला है कि मिनिस्ट्री करे। लेकिन अगर 5 लाख तक की लिमिट आ जाती है, तो घर के अंदर जो हाउसवाइफ्स अपना कैश बचा के फिर सोना खरीदने जाती हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है पैन कार्ड देना, या घर के अंदर भी बहुत बार इन्वेस्टमेंट रूप से या स्त्री धन के रूप से ये कोशिश करती हैं उसको बचा के अपने पास सेफ्टी टाइम के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए रखना, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने काफ़ी लेटर्स लिखी हैं, अभी तक हमें कुछ इसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, जिस वजह से हमने इसको अभी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। ओके ओके, चलिए शुक्रिया संयम आपका, आप शो में आए और आपने प्राइसेस पर, फंडामेंटल्स पर और बजट एक्सपेक्टेशंस पर बात की। पर वो ईएमआई वाली जो विश लिस्ट है आपकी, वो मैं चाहती हूँ कि वो ज़रूर फुलफिल हो। आम कंज्यूमर्स के लिए तो काफ़ी भला हो जाएगा। शुक्रिया आपका। वंदना भारती भी हमारे साथ मौजूद हैं। वंदना, पहले तो भाव को लेकर ही बताइए, क्या राय है आपकी? अभी आपने सुना संयम को, मतलब हाल फिलहाल में जितने एक्सपर्ट से मेरी बातचीत हुई है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और बुलिश मुझे संयम लगे, जहां पर क्लियरली वो कह रहे हैं कि इन स्तरों पर भी लेना चाहिए। 2 लाख के ऊपर सोने की बात कर रहे हैं, 4.5 लाख चांदी की बात कर रहे हैं, डॉयचे बैंक $6,000 की बात कर रहा है 2026 में ही इंटरनेशनल मार्केट्स में। आपका व्यू क्या है प्राइसेस पर? जी दीपाली, मैं यहाँ पे एग्री कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से डेरिवेटिव मार्केट में पोजीशनिंग्स हो रही हैं, जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, अब जो न्यू पोजीशंस बनी है दीपाली, वो 5500 और 5700 पे बनी है। तो सिर्फ हम $300 दूर है वो $6000 का मार्क आने पे, जो यहाँ पे रिसर्च हाउसेज यहाँ पे कर रहे हैं कि 2026 में $6000 तक गोल्ड आ सकता है। तो 5500 और 5700 ये दो लेवल्स यहाँ पे काफी मतलब अप्रोचेबल है, और आप देखेंगे कि काफी क्विकली यहाँ पे मूव आ रही है। ये शार्प मूव थोड़ा सा परेशान कर रहा है, कंसोलिडेशन के बाद आता है तो एक हेल्दी मूव आती है। और ये मूव तब आ रही है दीपाली जब आप देखेंगे कि लगातार अभी भी यहाँ पे सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम सब में यहाँ पे मार्जिन हाइक हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अभी 5500 और 5700 दो लेवल्स को लेके हमें चलना होगा, क्योंकि 5250 यहाँ पे ऑलरेडी हम आ चुके हैं। और जिस तरीके की न्यू पोजिशनिंग्स हो रही है यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 5500 होगा, 5700 होगा। 5500 मुझे लग रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 ही हम देख सकते हैं। 5700 में थोड़ा सा डाउट है कि ये फर्स्ट हाफ में आता है या सेकेंड हाफ में आता है। और चांदी पर क्या राय है आपकी? चांदी मुझे लग रहा है यहाँ पे दीपाली की चांदी तो बहुत तेज हुई है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि तेजी यहाँ पे बरकरार रहनी चाहिए। और $120 अभी नेक्स्ट हम इमीडिएटली यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं चांदी को। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि दो नेक्स्ट लेवल बन रहे हैं। एक तो $135, क्योंकि हमारी जो मतलब मार्केट जो हम ट्रैक करते हैं वो सीएमई है, और सीएमई अभी फिजिकल मार्केट चाइना को ट्रैक कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि $135 वहां पे आ गया तो नेक्स्ट हमारा मूव रहेगा वो धीरे धीरे $135 का रहेगा। तो पहला $120, फिर $135। ये इन सीन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चांदी आ सकती है। और ये तब है जबकि हम लोगों ने देखा है कि जो मार्जिन्स है वो यहाँ पे हाइक है, और इस टाइम में डॉलर इंडेक्स का 96 वाले लेवल पे आना और येन की बाइंग का इंडिकेशन जो फेड ने दिया है, ये मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को और हायर साइड ले जाएगा। ओके, चलिए, तो ये बात हुई सोने और चांदी की। रुक रहे ऐसे के साथ एक ब्रेक के लिए।
ब्रेक के उस पार एग्री बाजार पर नजर डालेंगे। एग्री एक्सपोर्ट्स को कितना फायदा पहुंचेगा ईयू डील के बाद, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम आशा सिराज हुसैन मौजूद रहेंगे, वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई है। फिर वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऐतिहासिक करार कर लिया है, ये है इसलिए भी है क्योंकि संसद का आज बजट सत्र शुरू हो रहा है और 1 फरवरी को वित्त मंत्री बजट का भी ऐलान करेंगी। इसके क्या मायने निकाले जाएं और इस करार का देश के एग्री एक्सपोर्ट पर कितना असर पड़ेगा, इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन मौजूद है। सिराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो इंडिया में होने वाले इंपोर्ट्स और इंडिया से होने वाले एक्सपोर्ट्स, दोनों पर्सपेक्टिव से आपका व्यू लेना चाहते हैं। पहले हम बात करेंगे एक्सपोर्ट्स की। आप इस ईयू डील को कैसे देखते हैं एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या ये बेनिफिशियरी हो सकता है स्पेशली उन सेक्टर्स के लिए जिनका एक्सपोर्ट इंटरेस्ट स्ट्रांग है, फिर चाहे वो सी फूड हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, बीवरेजेस हो, स्पाइसेस हो, या फिर राइसेस ही क्यों ना हो, या फिर आपके हिसाब से सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन सा क्षेत्र रह सकता है? देखिए, हमारे एक्सपोर्ट्स जो ईयू को जाते हैं वो ईयू के ओवरऑल एक्सपोर्ट में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, सिर्फ 2.4% है। तो बहुत स्कोप है इंडिया से एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के ईयू में एक्सपोर्ट होने का, और हम ये समझते हैं कि ये जो एग्रीमेंट अप्रूव हो जाएगा दोनों ईयू और इंडिया से, इसमें वक्त लगेगा तकरीबन 1 साल का। तो इससे काफी हमारे एक्सपोर्ट्स को मदद मिलेगी, क्योंकि आप देखें अगर तो हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो राइस है, करीब करीब $280 मिलियन का एक्सपोर्ट है, और ग्रेप्स हैं जो $175 मिलियन है। तो दोनों में काफी स्कोप है इसके बढ़ने का, और इसी तरीके से फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जैसा आपने कहा सी फूड, इन सब में काफी स्कोप है इंडिया से एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के बढ़ने का। ओके और अगर हम इंपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से समझें सिराज जी, तब आपका व्यू क्या है? क्योंकि हालांकि बहुत कम ऐसी कमोडिटीज हैं जिनका शायद सब्सटैंशियल इंपोर्ट हो सकता है, बट स्टिल वाइन, स्पिरिट्स, ऑलिव ऑयल, इनके इंपोर्ट्स, हालांकि इनका कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हैं, और यहाँ इस पर्सपेक्टिव पर आपका व्यू क्या है? देखिए, पहले हम ये समझ लें कि इंडिया ने किन चीजों के इंपोर्ट पे कोई कंसेशन नहीं दिया है। वो है डेयरी, सीरियल्स, पोल्ट्री, सोया मील और कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिसमें सेब है, केला है, ऑरेंज है, लेमन है। इन पे इंडिया ने कोई कंसेशन नहीं दिया। हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है जो गवर्नमेंट ने लिया है, और ईयू को भी इसमें हम मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने इंडिया के इस कंसर्न को मान लिया। अब सवाल ये है कि जो वहां से चीजें आएंगी वो हाई वैल्यू आइटम्स होंगे। मिसाल के तौर पे ऑलिव ऑयल आएगा, रिच लोग कंज्यूम करते हैं। जो एडिबल ऑयल इंडिया में खाए जाते हैं उनके मुकाबले बहुत महंगा होता है। इसके बाद अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस पे काफी कम हो रहा है, तो हम समझते हैं कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, इसमें मुझे लगता है कि काफी इंक्रीज होगी ईयू से इंपोर्ट में। वाइन्स का इंपोर्ट बढ़ेगा, और बाकी जो हार्ड ड्रिंक्स है उनका इंपोर्ट भी बढ़ने की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि उनके एक्सपोर्ट इंडिया में बढ़ेंगे और इंडिया के एक्सपोर्ट वहां बढ़ेंगे। लेकिन जो उन्होंने मीट का, लैम्ब का ड्यूटी कंसेशन हासिल किया है, हम नहीं समझते कि उसका बहुत ज्यादा असर आएगा। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि अभी इंडिया के जो कायरा बीफ के एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोप नहीं जाते हैं फुट एंड माउथ डिजीज की वजह से, और उसके बारे में इस एग्रीमेंट में कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन कुछ वक्त बाद जब इंडिया में फुट एंड माउथ डिजीज कंट्रोल में आती है तो शायद उस एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिले। अच्छा, अगर हम डेयरी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब आपकी राय क्या है? क्योंकि यूरोप के अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वो काफ़ी सेंसिटिव है इस क्षेत्र को लेकर, और मेरे ख्याल से इसको पैक्ट के बाहर भी रखा गया है। लॉन्गर टर्म मार्केट शिफ्ट कैसे होते हैं, पोटेंशियल रेगुलेटरी इश्यूज कैसे रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस पर्सपेक्टिव पर आपकी राय क्या है? देखिए, एसपीएस रेगुलेशंस, जो फाइटोसैनिटरी रेगुलेशंस है, उस पर कोई कंसेशन ईयू ने नहीं दिया है। असल में ईयू में भी काफी सेंसिटिविटी है एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स को लेके। अब जो उनका एग्रीमेंट मर्कोसूर लैटिन अमेरिका से हुआ है, उसका यूरोप के कई कंट्रीज में ऑपोजिशन हो रहा है, और यूरोप की एग्रीकल्चर भी काफी हद तक सब्सिडाइज्ड है। हम लोगों ने इक्रियर में जो स्टडी पब्लिश करी थी, जो प्रोड्यूसर सपोर्ट दिया जाता है, तो वो ईयू में बहुत ज्यादा है, और इंडिया में तो नेगेटिव है वो सपोर्ट, क्योंकि हम बार बार रिस्ट्रिक्शन एक्सपोर्ट पर लगा देते हैं, स्टॉक लिमिट लगाते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाते हैं, उसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइसेस को कम रखते हैं। तो यूरोप में बहुत ज्यादा है।
तो ये काफी सेंसिटिविटी यूरोप में भी है और इंडिया में तो बहरहाल है ही है। हम ये समझते हैं कि अगर ये एग्रीमेंट कामयाब होता है और दोनों इंडिया के एक्सपोर्ट्स और ईयू के एक्सपोर्ट्स इंडिया को बढ़ते हैं और बाकी एसपीएस रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हमारे एक्सपोर्ट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, तो आगे चल के हम समझते हैं कि और कमोडिटीज पे भी कुछ कंसेशंस शायद मिल सकें। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया सिराज जी, आप आए शो में और अपने व्यूज आपने शेयर किए, थैंक यू सो मच। और जैसे सिराज जी बता भी रहे थे कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा कहाँ पर नहीं, हालांकि डेफिनेटली एक बड़ी डेवलपमेंट है और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी कुछ क्षेत्रों के लिए यहाँ पर काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। इंपोर्ट्स की बात करें तो वाइन, स्पिरिट्स, बियर, ऑलिव ऑयल, कीवीज, पियर्स हुए, फ्रूट जूसेस हुए, नॉन अल्कोहलिक बियर हुए, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ईयू एक्सपोर्ट करता है और यहाँ पर अब जो इनका टैरिफ है वो काफ़ी तेजी से घटेगा। फॉर इंस्टेंस वाइन की बात करें 150% अब घटकर प्रीमियम रेंज पर 20%, मीडियम रेंज पर 30% के आसपास हो जाएगा। शुक्रिया आपका सिराज जी इस पूरे ही खबर को समझाने के लिए। वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई है। वंदना, आपका कोई कमेंट क्या है एग्री क्षेत्र पर ईयू डील के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ आपके कुछ ट्रेडिंग व्यूज? जी दीपाली, 2 बिलियन लोग रह रहे हैं ईयू और इंडिया को अगर हम कंबाइन करें और 30% ये जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड डील जो है ये बहुत एक सक्सेसफुल डील रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एग्री सेक्टर में हमारा इस पे काफी अच्छा मतलब पकड़ जो है वो मजबूत होगी। और जो गवर्नमेंट का है कि वो फार्मर सेंट्रिक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और उन्होंने एग्रीकल्चर को यहाँ पे सेफ गार्ड करके भी चला है, ये एक बात मुझे लग रही है। और अगर स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो मुझे स्ट्रैटेजी में लग रहा है कि एक दो सेक्टर है जहाँ पे इसका एक इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है और थोड़ा सा रिवाइवल है। स्पाइसेस काउंटर में मुझे लग रहा है कि जो बाइंग यहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि जीरे में एक मूवमेंट आई है और मुझे लग रहा है कि 25,200 लेवल्स एक हम आता हुआ देख सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे टर्मरिक में भी है कि टर्मरिक में एक डाउनसाइड हम लोगों को देखने को मिल रहा है क्योंकि न्यू अराइवल्स यहाँ पे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड आता है 17,200 250, वहां पे बाइंग करनी चाहिए। 18,500 का लेवल मुझे आने वाले समय में लग रहा है और यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए 16,800 600 का। तो स्पाइसेस काउंटर जो है वहां पे एक रिएक्शन आ रहा है लोअर लेवल पे और यहाँ पे आईएनआर जो डेप्रिशिएट हुआ है उसका भी फायदा एग्री की एक्सपोर्ट कमोडिटीज को मिलता हुआ दिख सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए एग्री बाजार पर। शुक्रिया वंदना शो में आने के लिए और अपने ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।